हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वर्ल्ड मैपिंग की क्लास, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास। बेसिकली इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम आज की इस क्लास में वर्ल्ड मैप का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे, सारा वो डेटा जो आने वाले टाइम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए कि पूरे वर्ल्ड मैप को हम आने वाले 2 वीडियोस में कवर करेंगे, अलग अलग एरियाज को समझेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस को समझेंगे, अलग अलग प्लेसेस को डिस्कवर करेंगे और इन सारे डायमेंशन से आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, अपनी समझ विकसित कर पाएंगे वर्ल्ड मैप के रिस्पेक्ट पे। आप जैसा मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो है एक रफ मैप है बेसिकली वर्ल्ड का। आज हम डिटेल में इसे समझेंगे, नॉर्थ अमेरिका कैसा दिखता है, साउथ अमेरिका कैसा दिखता है, एशिया कैसा दिखता है, अफ्रीका कैसा दिखता है, ऑस्ट्रेलिया कैसा दिखता है। और याद रखें, मैं एक मैनर में, एक सीक्वेंस में इसे लेकर आपके सामने आऊंगा, जहां पर हम देखेंगे कि आप इमेजिन करें आप एक प्लेस पे हैं और वहां से चलते हुए हम दूसरे प्लेस तक जाएंगे। और याद रखें, इस मैनर में हम सारे प्लेसेस को याद करेंगे। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस क्लास विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस क्लास में मैं जो भी लाइंस कहूं, कोशिश करें कि एक व्हाइट पेज की कॉपी बनाएं और उसमें इन सबको नोट डाउन करें, फ्री हैंड मैप ड्रॉ करें। याद रखिए कि मैपिंग आपके आंसर राइटिंग को, आपकी नोट्स मेकिंग को इंप्रूव करेगी, साथ में आपके नॉलेज को सुपर बूस्ट करेगी। और यह भी याद रखिएगा कि इस क्लास में बेसिकली हम जो मैप प्लॉट करेंगे, आपको कभी भी यह प्रयास नहीं करना है कि लाइव क्लास में देखते हुए उसे प्लॉट करें। याद रखें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरी क्लास को एक बार देखना है। समझिए इस चीज को कि अगर आपने क्लास के ड्यूरेशन में, यानी कि चलती हुई क्लास में नोट्स मेकिंग का प्रयास करा, तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर जाएंगे जो आपको सुनकर कंसेप्चुअलाइज करनी थी। जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस भी करा है, हम मैकेंडर की थ्योरी, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज को डिस्कस करते हुए वर्ल्ड मैप को कवर करेंगे। याद रखिए, ये आपके IR को, आपके जियोपॉलिटिक्स को सुपर शार्प कर देगा। चलिए, सबसे पहले तो याद रखें कि आपको फ्री हैंड वर्ल्ड का मैप बनाते आना चाहिए। यहां कुछ इस प्रकार से देखिए, अलग अलग तरीके हो सकते हैं बनाने के। मैं 2 तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। याद रखें कि एक तो ये तरीका हो सकता है जहां आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से, ये मैंने नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ करना स्टार्ट करा और याद रखें, मैं ड्रॉ करते समय आपको बताऊंगा मैं किस प्लेस को ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसलिए मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट करा, याद रखिए अलास्का वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। इसी प्रकार से आप पाएंगे, ये हम नीचे आए, ये मैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ड्रॉ कर रहा हूं। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो ये मैं साउथ अमेरिका ड्रॉ कर रहा हूं और इस प्रकार से ये मेरा फर्स्ट स्ट्रोक हुआ। अब यहां ध्यान दें, ये मैंने सेंट्रल अमेरिका ड्रॉ करा। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये हम जो है ड्रॉ कर रहे हैं, ये साउथ अमेरिका है। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो ये जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अर्थात मैक्सिको की खाड़ी है। यहां आपको फ्लोरिडा दिखाई देगा। इसी प्रकार से चलते हुए आगे जाएंगे तो याद रखिए आप कैनेडियन शील्ड में पहुंच चुके हैं। इसके बीच वाले पार्ट में आपको ग्रेट लेक्स दिखेंगी। अब यहां ध्यान दें कि यहां पर कैनेडियन शील्ड जो है वो कटी छटी है और कुछ इस प्रकार से आप उसे शो करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां स्पेस थोड़ा सा मैनेज कर दूं, अदरवाइज आगे जब हम एंटर करेंगे तो थोड़ी समस्या होगी। याद रखिए, ये हम कनाडा वाले पार्ट में चलते हुए आए और यहां से फिर ये जो है वो एरिया छोटा होता जाएगा और ये आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके से आगे जाके ये मिलेगा किससे, याद रखिए ये कनेक्ट होगा विथ अलास्का। अलास्का और अलास्का से आगे जाएंगे तो यहां पर साइबेरिया वाला पार्ट जो रशिया के पास आता है। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखें कि आपको इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ग्रीनलैंड। याद रखें कि ग्रीनलैंड थोड़ा सा ऊपर होता है, हम मैप में थोड़ा सा नीचे बनाएंगे जिससे हम मैप को कंक्लूड कर पाए। इसी प्रकार से याद रखें कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ये अफ्रीका वाला पोर्शन। थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर देते हैं जिससे हमें आगे मैप कंटिन्यू करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। याद रखें कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये है अफ्रीका वाला पोर्शन। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से देख पाए। याद रखें कुछ इस प्रकार से चलता हुआ आएगा अफ्रीका। ये जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। याद रखें कि ये हमने रेड सी बनाया। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये है अरब का प्रायद्वीप अर्थात अरेबियन पेनिनसुला। और याद रखें चलते हुए आएंगे तो आपको यहां पर रेड सी दिखेगा। ये चलते हुए आएंगे तो आपको ग्रेट इंडिया दिखाई देगा। और इसी प्रकार से याद रखें कि ये है स्थल डमरू मध्य। इसका अर्थ होता है बेसिकली क्या, इसका अर्थ होता है ऐसी स्ट्रिप, या मैं कहूं ऐसा पतला स्थलखंड जो 3 दिशा से किससे घिरा हो, सागर से घिरा हो।
याद रखें इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो यहाँ आपको जो है कंबोडिया वाला पार्ट, यहाँ चाइना वाला पोर्शन, ये आपको दिखाई देगा कोरियन पेनिनसुला अर्थात कोरिया का प्रायद्वीप। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो याद रखें इस स्थान पर आपको दिखेगा ये है कामचटका का प्रायद्वीप, ये हमने साइबेरिया बनाया और कुछ इस स्थान पर आके हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार से याद रखें कि यहां से आप चलना स्टार्ट करेंगे, यह आपने बनाया भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी। इस प्रकार से स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी और इसी तरह से ऊपर आएंगे तो नॉर्डिक नेशंस और इस प्रकार से आप इसे कनेक्ट कर देंगे ऊपर से। तो ये कुछ एक पोर्शन बनके रेडी हुआ हमारा एशिया का। इसी प्रकार से याद रखें कि आपको यहां पर दिखाई देगा ये है इंडोनेशिया के द्वीप और ये चलते हुए आने पर ये बनकर रेडी है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो मेक श्योर कि ये बेसिकली विश्व का मानचित्र है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और आपको कोशिश करनी है इसमें फाइन डिटेलिंग ऐड करें। जैसे आपको इस स्थान पर जो है वो आइसलैंड दिखाई देगा, इसी प्रकार से इस स्थान पर आपको जो है वो तथाकथित तौर पर ग्रेट ब्रिटेन। याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन में सच एस कुछ है नहीं जो ग्रेट हम कहें, पर चूंकि कहा जाता है इसलिए वी यूज टू फॉलो दैट पार्ट ऑल्सो। फाइन, आ जाए यहां पर। याद रखें कुछ द्वीप दिखाई देंगे, इन्हें बेसिकली लेसर एंटिलीज या फिर एंटिलीज के द्वीप कहा जाता है। इसे ही हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। याद रखें इस स्थान पर आपको जो है एक द्वीप दिखेगा, इसे कहते हैं मेडागास्कर। इसी प्रकार से याद रखें यहां आपको दिखाई देगा यह है श्रीलंका। श्रीलंका के बाजू में याद रखें कि आपको इस स्थान पर क्या दिखाई देते हैं, मैंने पहले भी इंडियन ज्योग्राफी में टोटलिटी में इसे कवर करा है। याद रखें कि इसे बेसिकली कहा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से बच्चे नीचे आएंगे तो याद रखें यहां पर आपको दिखाई देगा ये वाला पार्ट है मालदीव्स का। मालदीव से बच्चे नीचे आएंगे तो याद रखें यहां पर आपको दिखाई देगा छागोस वाला पार्ट। इसी प्रकार से यहां पर आपको दिखाई देगा सुकोत्रा वाला पार्ट और इसी तरह से नीचे आएंगे तो इस कुछ स्थान पर आपको सेशेल्स द्वीप दिखाई देंगे और इसी प्रकार से यहां पर आपको मॉरिशस दिखाई देगा। यहां पर द्वीपों का वितरण कुछ इस प्रकार से है। याद रखें इसी तरीके से आपको इस स्थान पर जो है वो न्यूजीलैंड दिखाई देगा और यह भी याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के आगे 8th कॉन्टिनेंट है। डिटेल में मैंने वीडियो बनाकर समझाया भी था, आप इस वीडियो को पहले देखें, अगर आवश्यक लगे तो आप उस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। अब यहां याद रखिएगा कि ये जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, न्यूजीलैंड के आगे जीएलएन वाले पोर्शन पे नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है, आने वाले समय में हम इसे कवर करेंगे। अब इसी प्रकार से आप आएंगे, याद रखें कि मैं यहां पर विश्व के छोटे द्वीपों को ड्रॉ कर रहा हूं, आपको इसे इसेंशियली याद रखना है। याद रखें यहां पर आपको जो है वो फॉकलैंड दिखाई देगा। फाइन, यहां पर किसका कब्जा है, कौन सा एरिया है, ये ब्रिटेन के अंदर में आता है और इसमें डिस्प्यूट है बिटवीन ब्रिटेन और किसके, आप पाएंगे ब्रिटेन और, आप शायद रिकॉल कर पा रहे होंगे मैंने करंट अफेयर की क्लास में भी इसे डिस्कस करा था, फॉकलैंड द्वीप पे ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूट है। इसी प्रकार से याद रखें कि ब्रिटेन के पास एक और आइलैंड आपको दिखाई देगा, ये ब्रिटेन का ही हिस्सा है। बेसिकली इसे जो है वो स्कॉटलैंड का आइलैंड या फिर उत्तरी आयरलैंड का आइलैंड कहते हैं। इसी प्रकार से याद रखें यहां पर आपको साइप्रस दिखेगा, साइप्रस के बाद आपको यहां क्रेटे दिखेगा, क्रेटे के पश्चात यहां आपको जो है वो सिसिली, सर्डिना, बैलेरिक, यहां पे आपको कुछ और द्वीप दिखाई देंगे जिन्हें कहा जाता है कैनरी। अभी याद करने का प्रयास ना करें, अभी समझ लें। याद रखें मैं डिटेल में फिर इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा कि यहां पर जो द्वीप है उनका क्रम यूपीएससी पूछता है, इसे अपने दिमाग में बैठालने का प्रयास करेंगे। अब यहां याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ एक एरिया दिखेगा, इसे बेसिकली कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा के अंदर आता है। इसी तरह से यहां पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, इसमें मैं यहां एक द्वीप ड्रॉ करना चाह रहा हूं। याद रखें इस स्थान पर एक द्वीप दिखेगा और एक इस स्थान पर द्वीप दिखेगा। क्लियर, अभी आपको इन्हें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि यहां दो द्वीप हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये दो द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, याद रखें कि अगर आप अपनी जर्नी को प्रोफेशनल मैनर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप टॉपिक्स के लिए इधर से उधर परेशान ना हो, आपको सारा कुछ आपको एक गाइडेंस के फॉर्म में, एक मेंटरशिप के फॉर्म में प्रोवाइड मिले, तो याद रखें कि आप हमारे P2I बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें आपके पास अब ऑप्शंस हैं कि आप जो है 1, 2 या 3 साल की वैलिडिटी का कोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी। याद रखें कि आपको मेंटर मिलेगा। मान लेते हैं जैसे अगर मैं आपका मेंटर हूं तो आप 24/7 अकॉर्डिंगली जो है वो अपने मेंटर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, चाहे फिर वो मैसेज में हो, ऑडियो हो, वीडियो चैट हो, आप इसके माध्यम से जो है अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। लाइव क्लासेस में भी आपके पास ऑप्शन होगा कि हैंड रेस के माध्यम से आप जो है वो केवल और केवल सिर्फ चैट बॉक्स में ही नहीं,
ऑडियो से, वीडियो से, लाइव क्लास में अपने फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो फिर आपके लिए जो है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी अवेलेबल होगा। आपको सैटेलाइट मोड में जो है बुला लिया जाएगा यहाँ पर, और आपके फैकल्टीज जो है आपको 1-to-1 गाइड करेंगे। तो ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इसमें क्लोजिंग डेट है बच्चे 10th ऑफ अक्टूबर की। कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी इसका पार्ट बन जाएं, और 10th ऑफ अक्टूबर से शायद मैं ही जो है इसे इनिशिएट करूंगा। आप जो है ब्रोशर में देखेंगे तो आपको शेड्यूल पूरा सामने दिखाई देगा। साल भर का शेड्यूल इज रेडी। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को मैं जो है वो P2I बैचेस में देखने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। यह है बेसिकली जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एलिजाबेथ द्वीप और इसे कहते हैं बफिन द्वीप। नीचे आपको फाउंडलैंड द्वीप दिखेगा। इसी प्रकार से मैं ऑर्डर से आपको पूरा क्लास में याद करा दूंगा। याद रखिए, लोकल सीज का ऑर्डर अगर मैं कहूं तो यहां पे आपको बेरिंग सी दिखेगा, यहां ब्यूफोर्ट दिखेगा, यहां पर हडसन की खाड़ी दिखेगी, इसके बाद न्यू फाउंडलैंड दिखेगा, लेब्राडोर का सी मिलेगा। अंदर जाएंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखेगी, मैक्सिको के सामने आपको कैरेबियन सी दिखेगा। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो यहां मेडिटेरेनियन सी दिखेगा, यहां नॉर्वेजियन सी दिखेगा, यहां नॉर्थ सी दिखेगा। यहां अंदर आएंगे तो आपको बाल्टिक सागर दिखेगा या खाड़ी दिखेगी। इसके अलावा आपको जो है फिनलैंड की खाड़ी दिखेगी। इससे ऊपर जाएंगे और याद रखिए फिजिकल ज्योग्राफी भी हम इसमें कवर करेंगे। यहां पर आप पाएंगे कि फिनलैंड की खाड़ी में आपको मैप बेस्ड इतने क्वेश्चन, इतने प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं कि ये क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी। याद रखिए कि मैंने बेसिकली जो इंडियन ज्योग्राफी किया, मैं कहूं इंडिया की मैपिंग की जो क्लास थी, ये केवल और केवल 4 या 5 वीडियो के लिए वैल्यू एडिशन के लिए स्टार्ट करी गई थी। अब आपका चूंकि इंटरेस्ट रहा इसलिए हमने उसे स्ट्रेच करा। अब आप सभी के जो है सुझाव पे, आप सभी के कमेंट सेक्शन में जो आप लोग मेंशन कर रहे थे उसे कंटिन्यूसली हमारी टीम देख रही थी। अब याद रखें कि इसे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टार्ट करा है। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसे एटलीस्ट 1 या 2 लोगों तक या 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर करें। याद रखें कि आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करेगा आगे इसी प्रकार के वीडियोस को लाने के लिए। और याद रखें कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं 24 कैरेट गोल्ड गोइंग टू दिस सीरीज। आपके लिए इस सीरीज में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मैं जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, आपको एक स्थान पर सारा नॉलेज कंपाइल्ड मैनर में, जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, उन सभी का कॉम्बिनेशन आपको एक स्थान पर मिलेगा। बस इसमें थोड़ा सा यह समस्या होगी कि मैं इसे 1 घंटे से कम के ड्यूरेशन में नहीं कर सकता, और साथ में नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा होंगे। तो हमेशा अपना एंथू बनाए रखें। सामान्यतः यह होता है कि लंबी सीरीज में बच्चों का धीरे धीरे करके इंटरेस्ट कम हो जाता है। अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और एटलीस्ट 1 या 2 ग्रुप तक इसे शेयर करें। हमारी थोड़ी रीच बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली मैं और भी ज्यादा एनर्जी के साथ और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ आपके समक्ष वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मान सके तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अब यहां ध्यान दें कि आपको कुछ अभी जो मैंने द्वीप बताए, आप एक बार ब्रीफ में इसे अपने माइंड पर सेटल करें। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहां पर आपको जो है वो एक खाड़ी दिखेगी, हडसन की खाड़ी कहते हैं। इसमें 2 द्वीप हैं, ऊपर और नीचे। एक आपको जो है जैसा मैंने बताया एलिजाबेथ द्वीप, और इसके नीचे आएंगे तो नीचे आपको जो है वो दूसरा द्वीप दिखाई देगा जिसे वो है बफिन द्वीप कहते हैं। अब इसी प्रकार से न्यू फाउंडलैंड मिलेगा पेज नंबर 66 के आसपास, जो है ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में हिंदी माध्यम वाले में 66 के आसपास आपको ये मार्किंग दिखेगी। इंग्लिश वाले में 72 के आसपास मार्किंग मिलेगी। क्लियर? और याद रखें इसके बाद अंदर आप आएंगे तो आपको अंदर मैक्सिको की खाड़ी दिखेगी। यहाँ पे एंटिलीज के द्वीप मिलेंगे, इसे वेस्ट इंडीज बोलते हैं। ये फॉकलैंड है। इसी प्रकार से आइसलैंड, आइसलैंड के ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है। मैंने डिटेल में भी इस पे वीडियो बनाना है, सो डोंट वरी, लेकिन अभी अपने दिमाग में सेटल रखें। ये कैनरी, ये जो है वो कैनरी के द्वीप है, इसे स्पेन ओन करता है वैसे। फाइन। अब यहाँ पर द्वीपों का ऑर्डर है। क्लियर? साइप्रस, साइप्रस के ऊपर जाएंगे क्रेटे, क्रेटे को जो है ओन करता है कौन सा नेशन? अभी आपको सिर्फ सुनना है। फाइन, याद रखें, मैं याद कराऊंगा इसे। क्रेटे, क्रेटे जो है वो ग्रीस ओन करता है। फाइन। इसके बाद जाएंगे सिसिली, ये ओन करता है इटली। सैडिना, ये ओन करता है इटली। इसके बाद बैलेरिक, तो आप ये बताएं फ्रांस ओन करता है कि स्पेन? इसके बाद आप चलते हुए बाहर आ जाएंगे तो फिर कैनरी, इसको तो स्पेन मैंने बताया है। इसके बाद यहां पर आपको जो है वो दिखाई देगा। ऊपर से चलते तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे आएंगे तो आपको मालदीव, मालदीव के नीचे छागोस, छागोस के ऊपर सुकोत्रा, सुकोत्रा सोमालिया ओन करता है। छागोस में जो है वो एक प्लेस है। अब मैंने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर रखा है इंडिया की मैपिंग में द्वीप वाले पार्ट में। आप वहां जाकर मुझे बताएं कि ये द्वीप में
कौन से प्लेस पे यूएसए का नेवल कमांड है, एशिया का सबसे बड़ा नेवल कमांड यूएसए का। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो है यहां पर सेशेल्स द्वीप दिखाई देंगे, इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो मॉरिशस दिखाई देगा। इंडिया ने करंट में, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, यहां पर जो है वो एक स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर यानी कि पर्ल, यानी कि चाइना जब हमें काउंटर करता है तो उससे बाहर आने के लिए इंडिया क्या इंटरवेंशन प्ले करता है, इसके बारे में मैंने बताया था। यहां पर हमारी एंट्री हो चुकी है और ऊपर येमेन और कतर कुवैत में भी एंट्री होगी। क्लियर। अब इसी प्रकार से ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। याद रखें कि इंडोनेशिया में 500 से ज्यादा द्वीप आते हैं, हम सामान्यतः 2 ही प्लॉट करते हैं। क्लियर। तो ये एक पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आ जाए ऊपर वाले पार्ट में। ध्यान दें, आपको इससे बेहतर तरीके से अपने माइंड में यहां वाले पोर्शन को नोट करना ही है। याद रखें कि ऊपर वाले पार्ट में यहां आपको क्या दिखाई दिया, अभी मैंने बताया, जैसा हमने डिस्कस कर रखा है। याद रखें कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है कोरिया का पेनिनसुला, यहां कोरिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यहां याद रखने योग्य बात है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया स्थित है। क्लियर। और उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में भी याद रखिएगा कि कौन सा एक्चुअल में उत्तर में, कौन सा एक्चुअल में दक्षिण में है, कहां पर जो है तानाशाही है। क्लियर। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके। अब यहां याद रखें कि जापान में भी ये भी एक द्वीपीय देश है। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहां लोकल सीज से ये अलग होता है, स्थानीय स्तर पे जो सागर है उससे अलग होता है। ओके। नाउ इन दोनों के बीच में यहां छोटे छोटे कुछ द्वीप दिखाई देंगे। याद रखें कि इन्हें कुरिल द्वीप कहा जाता है। ओके। तो एक कुरिल द्वीप है, कुरिल द्वीप के ऊपर आप पाएंगे कि यहां एक सागर है। ओके। पेज नंबर 57 या 58 में आपको जो है एशिया दिखाई देगा और यहां पर याद रखें कि कुरिल द्वीप के सामने आपको ओखोटस सी दिखाई देगा, ओखोटस का सागर दिखाई देगा। ये कामचटका के प्रायद्वीप के अंदर आता है। क्लियर। तो ये एक डायमेंशन हुआ। दूसरा फिर याद रखें कि यहां पर आपको जो है वो नन्हा सा छोटा सा ताइवान दिखाई देगा। अब याद रखिए कि ताइवान के सामने भी एक सागर है। फाइन। अब आप मुझे बताएंगे ताइवान के सामने कौन सा सागर है। ओके। अब ताइवान से नीचे आएंगे तो याद रखिए यहां पर आपको जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप दिखेगा। अब यहां याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और ये सारे द्वीपों को आपको किस प्रकार से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। तो याद रखें यहां पर आपको जो है बोर्नियो द्वीप दिखाई देगा और बोर्नियो में जो है ब्रुनोई नाम से नेशन दिखाई देगा। फाइन। और उस नेशन की कैपिटल है बांद्रा सिरी बागवान। ओके। तो यहां 3 देश हैं एशिया के। फाइन। तो इसे थोड़ा सा अपने माइंड पर सेटल डाउन रखिए। इसके बाद जैसा मैंने बताया यहां इंडोनेशिया है। अब यहां पर आपको जो है वो मलेशिया दिखाई देगा। मैं पूरी इसमें मैपिंग कराऊंगा। इसे जो है स्थमस ऑफ क्रा यानी कि क्रा स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। याद रखिए कि ये जो जल डमरू मध्य है इस पे चाइना कैनाल बना रहा है। और याद रखिए जिस प्रकार से यूएसए ने यहां पर जो है सेंट्रल अमेरिकन नेशन आते हैं। अगर आप सभी को इंटरेस्ट होगा, अगर ये वीडियो की रीच अच्छी होती है, इसमें एंगेजमेंट अच्छा आता है, तो याद रखें मैं इसमें फिर डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक एक देश न्यूज में रहता है, एक एक कंट्री न्यूज में रहती है। और सोच कर देखेंगे अगर आपने इस सीरीज को पूरा नोट डाउन कर लिया, अपने नोट्स में मेंशन कर लिया, तो प्लेसेस के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन फार अहेड होगी। और खासकर उन स्टूडेंट से जो स्टूडेंट केवल कन्वेंशनल डेटा पढ़ते हैं। याद रखें कि मैपिंग आपके आंसर राइटिंग को, आपके जो मैनर ऑफ स्टडी है उसे चेंज कर देगा। आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होगी। मैपिंग में केवल हम ऐसा नहीं होगा कि सिटीज को मार्क करेंगे। यरूशलेम आएगा तो यरूशलेम के बारे में हम देखेंगे कि वहां 3 रिलीजन कौन से, अब्राहमिक रिलीजन्स क्या होते हैं। फाइन। इसमें इस्लाम भी आता है, इसमें क्रिश्चियनिटी भी आता है, इसमें ज्यूस भी आता है। अब्राहमिक रिलीजन का ओरिजिन प्लेस क्यों एक स्थान पर है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवादों के विवाद का एरिया इसे कहा जाता है। मिडिल ईस्ट में आता है, वेस्ट एशिया में आता है। फाइन। आप इसके बाद आएंगे तो ये यूरोप में आएंगे, तब आपको दिखेगा कि क्या है जिसे हम पाश्चात्य कहते हैं, वेस्टर्न कहते हैं। लेकिन एक होता है एक्सट्रीम वेस्टर्न आइडियोलॉजी, एक होता है वेस्टर्न आइडियोलॉजी, एक होता है ईस्टर्न आइडियोलॉजी। आप पाएंगे कि पूरा पश्चिम मिलकर पूर्व को पीछे ढकेलने का प्रयास करता है। आपको समझ में आएगा यहाँ माइन्यूट क्लियरिटी कि जब इंडिया और चाइना बैठकर किसी वेस्टर्न टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आप देखेंगे यूक्रेन रशिया वॉर पे हम हमेशा ये बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच विवाद है, पर आप पाएंगे कि यूक्रेन रशिया वॉर में इंडिया और चाइना दोनों एक ही पाली में खड़े हैं। जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलके ईस्ट को क्रिटिसाइज करता है तो यहां 2 प्लेयर निकल कर आते हैं, इंडिया और चाइना। जब क्रिटिसाइज करा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि ईस्टर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन जला रहा है, बहुत ज्यादा कोल जला रहा है, तो उस स्थिति में निकल कर आता है क्या, इंडिया और चाइना का कोलैबोरेशन। आपको देखने को मिलेगा इंडिया चाइना एक सुर में बात करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलकर जो है वो पूरे विश्व में गंदगी फैलाई थी। ये ईस्टर्न वर्ल्ड है
जब अब आया है हमारी बारी 1990 के बाद, जब हमने ठीक से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक से औद्योगिकरण स्टार्ट करा, तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये बोलना स्टार्ट कर रहा है कि हमें प्रकृति को बचाना है। लास्ट 200 सालों से या 300 सालों से जिस वेस्टर्न वर्ल्ड ने कार्बन जलाया, कार्बन जलाने के बाद डेवलपमेंट अचीव करा, अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रहा है इंडिया से, चाइना से, कि आप कोयला जलाना बंद कर दीजिए। याद रखें कि भारत बोल जरूर देगा, चाइना बोल जरूर देगा कि हम कोल का जो बर्निंग है, इसे फॉसल फ्यूल की बर्निंग है, अर्थात जो जैविक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, इनकी बर्निंग हम बंद कर देंगे। ये बोला जरूर जाएगा पर बंद नहीं होगा। कारण यही है कि ये बोल वो देश रहे हैं जिन्होंने 300 सालों तक लगभग फॉसल फ्यूल जलाया, और अब हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर ये एनफोर्स करा जा रहा है कि आपको जो है इसे लिमिटिफाई करना है। अब जब ऐसी कोई बात आएगी, इंडिया एंड चाइना विल केम टुगेदर, फाइन, भारत और चीन एक साथ एक पाले पर आ ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही बात आएगी फिर आपस में बायलैटरल रिलेशन की, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता की, फिर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये कहलाता है जियोपॉलिटिक्स। दिस इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स विद ज्योग्राफी। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चे कि आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। इवन आपका आंसर जो है वो डायनेमिक होगा। बस इतना रिक्वायरमेंट है कि हम इसे कर पाएं, और ये कर तब हम पाएंगे जब आप थोड़ा सा हमारे साथ एंगेजमेंट दिखाएं, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन करें, आप जो है इसे शेयर करें। जितना इसकी रीच होगी, आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि आप अपना आंसर डायनेमिक, सुपर डायनेमिक बना सकते हैं। फाइन, चलिए तो वापस आए। यहां ध्यान दें कि इस स्थान पर आपको जो है वो छोटे छोटे अदर द्वीप भी दिखाई देते हैं। अभी मैं उन द्वीपों के बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगा, अदरवाइज जो है ये क्लास थोड़ी सी हेक्टिक हो जाएगी आपके लिए। ओके, तो यहां पर ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें। मैं थोड़ा सा इस मैप को कंप्लीट कर लूं, फिर हम जो है आगे का डिस्कशन करते हैं। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, मैं इसे कंप्लीट कर कर आपसे दोबारा चर्चा स्टार्ट करता हूं। नाउ अब ध्यान से देखें, ये है बेसिकली कौन सा पार्ट? ये है बेसिकली अलास्का वाला पार्ट। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि अब जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं, आपको अपने माइंड में इसको सुपर कंसोलिडेट करना है। ओके, नाउ याद रखें कि ये अलास्का वाला पार्ट है। अलास्का वाला पार्ट जो है पहले साइबेरिया का पार्ट था। साइबेरिया अर्थात ये रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर उसे कहा जाता था। और याद रखें कि 1989 यानी कि 89 के आसपास जो है वो इसका विभाजन हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और यूएसएसआर जो है वो अपने 15 देशों में विभाजित हो गया, उनमें से एक रशिया है। और याद रखिए कि ये पार्ट जो है ये अलास्का साइबेरिया का था। साइबेरिया जो है वो बेसिकली रशिया में आता था। अलास्का दिया गया है यूएसए को, और यूएसए इसको ओन करता है। अब इसकी जियोपॉलिटिक्स याद रखिएगा कि यहाँ पे एक रिवर है, रिवर का नाम है यूकॉन रिवर। और याद रखिए यूकॉन अलास्का की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। ये रिवर जो है साल में 6 महीने बिल्कुल जमी रहती है, और इसमें 6 महीने ही जो है वो तापमान इतना ऊपर आता है कि ये बह पाती है। क्लियर? इसके पश्चात याद रखिएगा कि अभी पूरा कनाडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां याद रखिएगा कि कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब इस कारण जो है कनाडा की ज्योग्राफी हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर आपको दिखाई देगा यूएसए। याद रखिए कि अलास्का का ही पार्ट है, यूएसए का ही पार्ट है बेसिकली अलास्का। और इसी प्रकार से आप नीचे चलते हुए आएंगे। अब मैं यहां आपके सामने कुछ चीजें रखने वाला हूं। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से इसे कंसोलिडेट करना है। एक बार मैं जो है महाद्वीपों के नाम यहां मेंशन कर दूं, फिर हम इसे देखते हैं। जैसा आपको पता होगा ये है अफ्रीका। इसी प्रकार से याद रखिए ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है बेसिकली एशिया। याद रखें एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जनसंख्या और साथ में साइज के अकॉर्डिंगली। अफ्रीका जो है जनसंख्या और साइज के अकॉर्डिंगली दूसरा सबसे बड़ा है। ये आपको दिखाई देगा, इसे कहते हैं यूरोप। क्लियर? अब यहां पर कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आज की इस क्लास में इसे अंडरस्टैंड कर लें और बेहतर तरीके से माइंड में सेटल डाउन करें। ये याद रखिएगा, इसे कहा जाता है अटलांटिक सी, अटलांटिक महासागर। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए इसे कहा जाता है इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर। क्लियर? और इसी प्रकार से याद रखिएगा कि नीचे वाला जो पोर्शन है ये है एंटार्क्टिका। क्लियर? अब एंटार्क्टिका महाद्वीप है, ये आपको याद रखना होगा। और क्यों याद रखना होगा तो मैं आगे इसकी भी मैपिंग कराऊंगा। आई डोंट थिंक कि आपको एंटार्क्टिका की मैपिंग किसी ने कराई होगी यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी मैपिंग सुपर इंपॉर्टेंट है।
क्यों सुपर इंपॉर्टेंट है? तो याद रखें कि एंटार्क्टिका जो है हमेशा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अगर आप एक्चुअली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक्चुअल में यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग लानी है, एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग लानी है, तो आपको समझना होगा कि वो क्षेत्र, वो एरिया जिनसे रिलेटेड मैपिंग आपने नहीं सुन रखी, लेकिन प्रश्न वहां से आ रहे हैं, और यही कारण है कि प्रश्न सामान्यतः विद्यार्थी को कम बनते हैं या नहीं बन पाते। क्लियर? एंटार्क्टिका की मैपिंग में कहां पर आता है रोज रिज, कहां पर आता है, इसके दो शेल्फ हैं, इसे कहा जाता है एंटार्क्टिक शेल्फ। फाइन, इनके बीच में एक रिज है, यहां पर आपको एक क्वींस आइलैंड मिलेगा, एक किंग्स आइलैंड मिलेगा। इन आइलैंड्स में भागीरथी नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलाया था इंडिया ने, इसी प्रकार से गंगोत्री नाम से भी प्रोजेक्ट चलाया, कनाडा ने भी प्रोजेक्ट चलाया, यूएस ने भी प्रोजेक्ट चलाया। अब ये सब कुछ आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है वो फोकस बनाकर रखिएगा। इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर। ओके, यानी कि प्रशांत महासागर कंटिन्यूएशन में बच्चे इधर तक आता है। ओके, तो ये हमारे सामने जो है वो बनकर रेडी है। यहां पर आपको जो सागर दिखाई देगा, याद रखिए इसे कहा जाता है दक्षिण सागर या फिर सदर्न ओशन। अब यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखें, इमेजिन करें कि आप कनाडा में खड़े हुए हैं और कनाडा से होते हुए आपको भारत तक आना है। ये अगर आपने याद कर लिया, इसे अगर आपने रट लिया, तो याद रखिए कि आपके ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, आपको वर्ल्ड मैप याद होना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस स्थान पर खड़े हैं, अब यहां से चलते हुए आपको कहा जा रहा है इंडिया आना है। अब इस इंडिया आने की जर्नी में आप जहां जहां से गुजरेंगे, याद रखिए वो एरिया आपको याद हो जाएंगे। अब यहां पर मैं आपके साथ एक जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं, ध्यान से समझिए। आप खड़े हुए हैं कनाडा में, और कनाडा में ये द्वीप है, द्वीप का नाम बेसिकली क्या है? द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड। अब यहां पर द्वीप से चलते हुए आप आगे आएंगे तो आपको यहां पर जो है वो एक खाड़ी दिखाई देगी, याद रखिएगा इसे हडसन की खाड़ी कहा जाता है। हडसन की खाड़ी को यहां अगर मैं एक रफ मैप बनाऊं तो याद रखें, अब हम थोड़ा सा रफ मैप पर आएंगे। याद रखें कि ये जो है आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, उत्तरी अमेरिका है। फाइन, ये कुछ अलग तरीके से मैंने बनाया है, आप अलग अलग मैनर से बना सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, याद रखें कि यहां पर आपको जो है हडसन की खाड़ी दिखाई देगी। हडसन की खाड़ी से याद रखें कि आप चलते हुए बाहर आएंगे, कौन सी संधि का यूज करेंगे? अब संधियां क्या होती हैं समझ लीजिए। याद रखें कि ये एक सागर है, ये एक सागर है, इन दोनों को कनेक्ट करता है एक। अब ये दोनों सागर अलग कैसे हुए? तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो है वो महाद्वीप वाला पोर्शन होगा। फाइन, तो ये एक महाद्वीप होगा, ये एक महाद्वीप होगा, यहां एक सागर होगा, यहां एक सागर होगा। इन दोनों को कनेक्ट करने वाले रास्ते को, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली संधि को बेसिकली जल संधि कहा जाता है। अब यहां ध्यान से देखिए, एक सागर यहां है, एक सागर यहां है, तो बीच में क्या दिखाई देगा? संधि। अब याद रखिए कि इस स्थान पर आपको एक संधि दिखाई देगी, इसे हडसन की संधि कहा जाता है, हडसन की जल संधि के नाम से इसे जाना जाता है। अब याद रखें कि हडसन की जल संधि से चलते हुए आप कहां आएंगे? तो ध्यान रखिएगा, आप एंटर करेंगे बेसिकली ये अटलांटिक है। क्लियर? अब याद रखें, ये हडसन की खाड़ी, हडसन की संधि, ये अटलांटिक, लेकिन अटलांटिक में ये जो पार्ट आपको दिखाई देगा, याद रखिएगा इसे कहा जाता है लैब्राडोर का सी, लैब्राडोर का सागर। आपने ये जो है नाम पहले सुन रखा होगा, बेसिकली ये नाम है डॉग की ब्रीड का जिसे कहा जाता है लैब्राडोर ब्रीड। याद रखिए ब्रीड का इस एरिया से कनेक्शन है। जब हम डिटेल में ये जो है नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन देखेंगे, यहाँ लैब्राडोर का प्रायद्वीप है, उस एरिया से जो है जेनेसिस बिलोंग करते हैं, आगे डिस्कशन में आएगा। अब याद रखें ये जो जल संधि है उससे चलते हुए आप लैब्राडोर के सागर में आएंगे। लैब्राडोर का सागर बोले तो ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है अटलांटिक का। क्लियर? चलिए अब हम अपने मास्टर मैप पे वापस आते हैं। याद रखें कि आप यहां चलते हुए यहां पहुंच चुके, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो याद रखिए सामने आपको ग्रीनलैंड दिखाई देगा। आपने अपनी वाटर बाइक उठाई और सीधा जो है उसे चलाना स्टार्ट कर दिया ग्रीनलैंड पे। अब ग्रीनलैंड के लिए याद रखिए ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ, अब यहां स्टेटमेंट मेरा याद रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, याद रखिए ग्रीनलैंड जो है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। क्लियर? अब याद रखें ग्रीनलैंड जो है ये ज्योग्राफिकली अर्थात भौगोलिक रूप से ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। याद रखिए पॉलिटिकली ये पार्ट है किसका? याद रखिए पॉलिटिकली ये पार्ट है यूरोप का। अब यहां पर ध्यान देने योग्य है कि यूरोप में ये किसका पार्ट है? डेनमार्क का। अब यहां पर आपको याद करना है कि ये डेनमार्क का पार्ट जरूर है, लेकिन ये डेनमार्क की कॉलोनी नहीं है, डेनमार्क ने इस पे कब्जा नहीं कर रखा। ये लोग जो है वो अपने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के थ्रू इसका पार्ट बने हुए हैं। अब यहां पर याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है, जस्ट अ सेकंड मैं यहां प्लॉट कर दूं, ध्यान से देखें। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इससे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जो है वो डेली क्लास होने के पश्चात मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी पूरा आएगा। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा,
जस्ट अ सेकेंड, मैं एक रफ मैप पर फिर से आपको दिखाता हूं। याद रखिए कि आपको इस प्रकार से जो है वो ग्रीनलैंड दिखाई देगा। ग्रीनलैंड के पश्चात इस स्थान पर याद रखिए आइसलैंड दिखाई देगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा इस स्थान पर आपको जो है वो तथाकथित तौर पर ग्रेट ब्रिटेन दिखाई देगा। और इसी प्रकार से आपको जो है याद रखिए इस स्थान पर ये आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यूरोप का मेन वाला पार्ट। ठीक है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, मैं इसे दोबारा एक बार ड्रॉ कर दूं, अदरवाइज आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी। इस प्रकार से जो है वो स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट अर्थात यूरोप दिखाई देगा। क्लियर? तो यहां मैं एक बार नेमिंग कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ये है ग्रीनलैंड, ये है बेसिकली आइसलैंड, ये है बेसिकली ब्रिटेन या आप कह लीजिए इंग्लैंड। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहां पर इस प्रकार से अभी केवल हम इसे देख रहे हैं। आने वाली क्लास में हो सकता है इंट्रोडक्शन की सेकंड या थर्ड क्लास में ही मैं आपको मोर देन 120 कंट्रीज इन अ सिंगल मैप प्लॉट कर दिखाऊंगा। आपको 120 देश याद होंगे एग्जैक्टली। बुर्किना फासो कहां है, घाना कहां है, माली कहां है, इसी प्रकार से आपको स्पेन कहां है, मोरक्को कहां है, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, पेरू, ये सारे नेशंस का इक्वल ऑर्डर्स याद होंगे। और याद रखिए कि ये आपको रट जाएगा अगर हैंडमेड मैप से आप इसे समझें। याद रखिए बने बनाए मैप पर समझने में थोड़ी समस्या होती है जब सामने मैं आपके प्लॉट करूंगा। अब एक बार मैंने ये प्लॉट करा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन, अब आपको ये याद हो जाएगा कि ये इस स्थान पर है। क्लियर? तो अब याद रखें मैंने यहां प्लॉट करा, अब आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। तो ये ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, ब्रिटेन है। ओके, यहां पर याद रखें आपको इस प्रकार से इस स्थान पर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। याद रखें इसे कहा जाता है पुर्तगाल। इस प्रकार से याद रखें, आगे जाएंगे तो आपको इस स्थान पर दिखाई देगा इस प्रकार से। याद रखिए इसे कहा जाता है स्पेन। इसी प्रकार से आप चलते हुए आगे जाएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा एक और राष्ट्र, इसे कहा जाता है फ्रांस। अभी हमें बाकी की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इसे मार्क नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम आगे भी देख सकते हैं फ्रांस। क्लियर? अभी इसके आगे की हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इसे आगे नहीं देखेंगे। आप यहां के नेशंस जरूर देख लें, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। इसे बेसिकली कहा जाता है, इस प्रकार से आप जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली कहा जाता है नॉर्वे। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा ये। याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है नॉर्वे। ये वाला जो पार्ट है इसे बेसिकली कहा जाता है स्वीडन। और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है फिनलैंड। फाइन, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ओके, याद रखें ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, इसी प्रकार से याद रखें ये है फिनलैंड। ओके, तो यहां पर आपको अब इसे याद रखना है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, और यहां पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ओके, अब यहां ध्यान से देखें, ध्यान दें, याद रखिएगा कि आपने चलना कहां से स्टार्ट करा है, कनाडा से। कनाडा से चलते हुए आप आगे आए, आगे आने पे सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको न्यू फाउंडलैंड मिला, उसके बाद आपको जो है वो लेब्राडोर का सागर मिला। इसके पश्चात आप चलते हुए आगे आए, आपने ग्रीनलैंड पार करा। अब याद रखिए कि ग्रीनलैंड जो है ये पार्ट है ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से किसका, उत्तरी अमेरिका का, लेकिन इस पर रूल कौन करता है, डेनमार्क। अब याद रखिए कि ये डायग्राम हमने क्यों प्लॉट करा है, तो हमेशा याद रखिएगा इस स्थान पर है डेनमार्क। फाइन, और डेनमार्क में भी एक मार्किंग आप कर लें, वहां एक कील कैनाल है, यहां पर बाल्टिक सागर है, यहां पर एक सागर है, अभी मैं बताऊंगा इसे नॉर्थ सी कहते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती है कील कैनाल। चलिए वापस आए, याद रखें जो डेनमार्क है, ये डेनमार्क बेसिकली पहले ओन करता था इन सारी कंट्रीज को, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, इन सभी को ओन करता था डेनमार्क। एक एक करके लोकतांत्रिक विकास के द्वारा, यानी कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के थ्रू ये सारे नेशंस जो है अलग अलग होते गए। इनके बीच में आज भी जो है वो अच्छे रिलेशन हैं। याद रखिएगा लड़ झगड़ कर अलग नहीं हुए थे, इनमें आज भी जो है अच्छे रिलेशन है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आपको दिखेगा डेनमार्क, लेकिन आइसलैंड ने अब तक जो है वो अपने आप को इसी का पार्ट रखना स्वीकार करा है। और समय के साथ यहां पर पोल्स भी होते हैं, अगर अलग होना चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। इसे अपने माइंड में सेटल डाउन रखिएगा कि ये राजनीतिक रूप से किसका पार्ट है, ये राजनीतिक रूप से यूरोप का पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क इज फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री। फाइन, अब आ जाए, अब मान लेते हैं कि ये जो है तीनों इस प्रकार से उपस्थित है। याद रखिए कि जो ग्रीनलैंड है ये सेपरेट किससे होता है, तो याद रखें यहां पर एक आपको जल संधि दिखाई देगी। फाइन, इस जल संधि को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेनमार्क।
डेनमार्क जल संधि। क्लियर? यानी कि जो ग्रीनलैंड है वो आइसलैंड से, डेनमार्क जल संधि से अलग होता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा जो आइसलैंड है ये ब्रिटेन से किस जल संधि से अलग होता है। फाइन, तो याद रखें यहां जल संधि नहीं है क्योंकि ये गैप बड़ा है, यहां पर एक सागर है। इस सागर को कहा जाता है नॉर्वेजियन सागर। कौन सा सागर? इस नाम को अपने माइंड पर रिपीट करें, इसे कहा जाता है नॉर्वेजियन सागर। क्लियर? अब याद रखें कि नॉर्वेजियन सागर से ब्रिटेन अलग हो गया किससे? आइसलैंड से। अब आ जाए ब्रिटेन पे। याद रखें कि ब्रिटेन खुद में भी बहुत सारे नेशंस का ग्रुप है। जब हम यूरोप को डिटेल में करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो ब्रिटेन है ये बेसिकली जो है वो कितने नेशन से मिलकर बना है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और वेल्स के बाद उत्तरी आयरलैंड। अब यहां याद रखिए कि अगर आप उत्तरी आयरलैंड जोड़ देते हैं तब यह कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड का मतलब क्या है? दो। यूनाइट मतलब जुड़ना। तो कौन से जुड़े थे? तो दो जुड़े थे, एक था इंग्लैंड का किंगडम और एक था बेसिकली आयरिश किंगडम। तो उत्तरी आयरलैंड प्लस इंग्लैंड का किंगडम, इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसकी क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ। फाइन। अब इसके बाद याद रखिए जिनकी अभी जो है वो देहांत हो गया, इसके पश्चात याद रखिए कि जो बचा वाला पोर्शन है, यानी कि अगर आप उत्तरी आयरलैंड को हटा दें तो क्या क्या बचेगा? वेल्स बचेगा। वेल्स के अलावा क्या बचेगा? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये तीन बचेंगे। इसे बेसिकली कहा जाता है ब्रिटेन। इंग्लैंड बोलेंगे तब एक देश आएगा, इंग्लैंड, फिर तीन बोलेंगे तो फिर आएगा ब्रिटेन, और जब चार बोलेंगे तब आएगा यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? मैं डिटेल में जब यूरोप कराऊंगा तो फिर इसे मैप के थ्रू समझाऊंगा, अभी वर्बली समझे। अब ये ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन जो है वो फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल अर्थात इधर जो आपको मुख्य यूरोप दिख रहा है इससे कैसे अलग होता है? तो याद रखिए कि ये मुख्य यूरोप से अलग होता है, यहां पर एक सागर है। क्लियर? अब माइंड पर इसको सेटल रखें कि ये सागर काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पर से गुजरेंगे। ओके, तो ये जो ऊपर आपको सागर दिखाई दे रहा है, याद रखिए इसे कहा जाता है उत्तरी सागर। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी। क्लियर? अब यहां याद रखिए नॉर्थ सी के अंदर आप जाएंगे तो यहां पर एक संधि है, और इस संधि को याद रखिए, स्ट्रेट को याद रखिए, इसे बेसिकली कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड मैं यहां से स्थान बना लूं, इसे बेसिकली कहा जाता है इंग्लिश चैनल। क्लियर? यानी कि इंग्लिश स्ट्रेट या इंग्लिश चैनल या इंग्लिश जल संधि। याद रखिए इस संधि के थ्रू जो है ब्रिटेन मुख्य जो यूरोप है इससे अलग होता है। तो आपने चलना स्टार्ट करा, यहां पर जो है वो कुछ इस तरीके से आप बना पाएंगे। यहां पर आपको दिखाई देगा ये कनाडा वाला पार्ट है। फाइन। और याद रखें कि ये प्लेस काफी न्यूज में है, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट करा। ओके, तो कनाडा वाले पोर्शन से चलना स्टार्ट करा, फिर ग्रीनलैंड गए, आइसलैंड गए, ब्रिटेन गए, इंग्लिश चैनल के बाद यहां पर आ गए हम पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस पे। चलिए अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फाइन, यहां आ जाएं। अब ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड मैं यहां पर यूरोप प्लॉट कर लूं। याद रखिए आपको यहां पर दिखाई देगा इस प्रकार से यूरोप। ये ऊपर वाला पोर्शन हमने पहले ही देख लिया है। अब याद रखिए कि इस स्थान पर चलते हुए आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा ये अफ्रीका वाला पोर्शन है। क्लियर? कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड हम इसे प्लॉट करते हैं। ये है बेसिकली यूरोप, कुछ इस तरीके से आपको जो है वो यूरोप दिखाई देगा। अब आ जाएं, मुख्य मैप पर भी हमारी वापसी होगी। फाइन, चलिए अब यहां ध्यान दें, याद रखिए कि आप चलते हुए यहां ब्रिटेन तक आए। ब्रिटेन के बाद याद रखिएगा आपको मार्किंग देखनी है। याद रखिए कि मार्किंग में आपको दिखाई देगा अंदर जाने पर एक प्लेस। याद रखिए जर्मनी में एक नदी है जिसे कहा जाता है राइन नदी। फाइन, याद रखिए राइन नदी जो है वो पूरे यूरोप की, इस प्रकार से आप प्लॉट करें, ये यूरोप में एक प्लेस है जर्मनी जहां पर ये नदी जो है अपना डेल्टा बनाते हुए, अपना बेसिकली ज्वार नदमुख बनाते हुए, कभी हम फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन करेंगे तो फिर मैं डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है ज्वार नदमुख। याद रखिए ज्वार नदमुख से होते हुए ये नदी जो है वो कहां जाती है? ये नदी जो है वो इधर अपना जल विसर्जित कर देती है। अब याद रखिए कि यहां से नदी के द्वारा आप शिप में एंटर करेंगे, शिप से जो है आप चलते हुए आगे जाएंगे। अब कैसे जाएंगे? तो देखिए यहां पर जो राइन नदी है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको दिखाई देगी ये है राइन नदी। क्लियर? अब आ जाएं इस मैप पर। फाइन, अब देखिए जस्ट अ फ्यू सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा जो है वो क्लीन कर लूं तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। याद रखिए कि
इस स्थान पर एक नदी दिखाई देगी, इस नदी को कहा जाता है राइन नदी। फाइन। अब राइन नदी के लिए आप लिखना याद करें दिमाग में कि राइन नदी जो है वो यूरोप की सबसे बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे अर्थात व्यस्ततम अंतः जल मार्ग वाली नदी है। इस नदी का उपयोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड में होता है। आप पाएंगे कि आपका शिप जो है इस पर एंटर करेगा। और अब आपको जो है अपने कॉपी पर नोट डाउन करना है वीडियो पूरा देखने के बाद कि यहां पर आपको एक प्लेस दिखाई देगा। याद रखें प्लेस कहां दिखाई देगा, नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच में। याद रखें कि राइन नदी जो है वो यहां अपना जो है जल विसर्जित कर रही है और यहां पर आपको जर्मनी के बाजू में आपको दिखाई देगा बेल्जियम, जर्मनी के बाजू में आपको दिखाई देगा नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाजू में दिखाई देगा बेल्जियम। अभी मैं जब पूरी यूरोप की मैपिंग कराऊंगा तो वहां पर डिटेल में इसे देखेंगे। यहां पर बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच में आपको एक डैम दिखाई देगा, मार्क करिएगा उसे, वो डैम है रॉटर्स डैम। पेज नंबर 61 में आपको इसकी मार्किंग दिखेगी रॉटर्स डैम के नाम से। याद रखिए कि जो रॉटर्स डैम है यहां से जो है शिप अंदर जा सकता है, किसके लिए, राइन नदी के लिए। और क्यों जाएगा तो याद रखिए राइन नदी से चलता हुआ शिप जो है इस प्रकार से जर्मनी के अंदर पहुंच जाएगा। जर्मनी के अंदर पहुंचने के पश्चात याद रखिएगा यहां से एक दूसरी नदी है जिसे कहा जाता है रोन नदी। ये नहरों के द्वारा राइन और रोन जुड़ी हुई है। रोन नदी की मार्किंग आपको एटलस पे नहीं मिलेगी, इसे ढूंढने का प्रयास ना करें। राइन नदी जो है वो दिखेगी, आप राइन मार्क करें, राइन के बाद रोन नहीं मिलेगी, सीधा आए आपको यहां पर एक मार्किंग दिखे देगी मेडिटेरेनियन अर्थात भूमध्य सागर के अंदर, इसे कहा जाता है लायंस बे या फिर याद रखिए लायंस की खाड़ी। फाइन, तो लायंस की खाड़ी कह लीजिए, लायंस बे कह लीजिए। यहां पर जो है ये नदी अपना जल विसर्जित करेगी और आपका शिप यहां से चलते हुए मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर आ जाएगा। अब यहां याद रखिए कि आपका जो शिप है वो चाहे तो यहां से भी जा सकता है। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे बेसिकली कहा जाता है जिब्राल्टर की जल संधि। ये जिब्राल्टर की जो जल संधि है, याद रखिएगा ये जल संधि वास्तविकता में यहां पर आपको दिखाई देगा स्पेन। जस्ट अ सेकेंड, इसे हम थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। याद रखें कि इस प्रकार से ये है ग्रीक, ये है इटली, ये है यूरोप का नक्शा। फाइन, अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा यहां आपको इस स्थान पर इस प्रकार से दिखता है पुर्तगाल। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, याद रखिए यहां पर स्पेन। और याद रखिए कि यहां आपको दिखाई देगा यह है देश मोरक्को। अब आपको ध्यान देना है, याद रखिए कि यह है जिब्राल्टर की जल संधि। चाहे तो आप ऊपर से भी आ सकते हैं, चाहे तो आप नीचे से भी आ सकते हैं। नीचे से आएंगे तो जिब्राल्टर आएगा। अब यहां आपको याद रखना होगा, यहां मैं मार्किंग कर लूं, इसे कहा जाता है इटली, इसे कहा जाता है ग्रीस। यहां पर जो मैंने द्वीप बताया था, यहां पर आपको जो है वो क्रेटे नाम से द्वीप दिखेगा। यहां पर आपको साइप्रस नाम से द्वीप मिलेगा। और याद रखिए साइप्रस की जो मार्किंग है आपको यूरोप वाले में नहीं दिखेगी। क्लियर। इसी प्रकार से आपको यहां पर जो है वो सिसिली दिखाई देगा, यहां पर आपको बेलेरिक दिखाई देगा। फाइन, तो अभी इतने मार्किंग आपको याद रखनी है। अब यहां याद रखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिब्राल्टर, याद रखिए कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से भी अलग करती है। इसी प्रकार से याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और यहीं पर आ जाता है एक और जियोपॉलिटिकल एंगल। याद रखिएगा कि जिब्राल्टर की जल संधि को अगर मैं यहां पर जूम इन करके बनाऊं, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, मैं यहां पर जो है वो आपको जूम इन कर दिखाता हूं। आपको कुछ इस तरीके से ये वाला एरिया दिखेगा। क्लियर। अब मैं यहां पर इसका जूम इन फॉर्म बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बेसिकली आपको दिखा स्पेन वाला पार्ट, ये याद रखिए ये आपको दिख रहा है मोरक्को वाला पार्ट। यहां मैं मेंशन कर दूं अदरवाइज आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है स्पेन। क्लियर, ये है मोरक्को। अब यहां आपको याद रखना है कि यहां अब आपको याद रखना है, याद रखिए कि आपको इस स्थान पर कुछ इस तरीके से, याद रखें इस स्थान पर यह दिखेगा एक क्षेत्र, पतली सी एक स्थिति है जहां पर पतला सा एक स्थान है जहां पर आपको दिखेगा कि जमीन जो है वो आगे सी बढ़ी हुई है। याद रखिए यहां एक पहाड़ है जिसका नाम है जिब्राल्टर। जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। याद रखिए यहां एक जमीन का पतला सा टुकड़ा है
जो आगे बढ़ा हुआ है, इस जमीन के टुकड़े को बेसिकली कहते हैं, यहां एक पहाड़ है जिसे कहते हैं जिब्राल्टर का पहाड़। याद रखिए, इस पहाड़ के कारण इस संधि का नाम पड़ा हुआ है जिब्राल्टर की जल संधि। फाइन, याद रखें कि ये जो जिब्राल्टर की जल संधि है, इस संधि के लिए आपको अब मैं एक थ्योरी के थ्रू समझाता हूं। याद रखिए, जस्ट अ फ्यू सेकंड, मैं यहां नेमिंग कर दूं। ये है बेसिकली अटलांटिक सी, ये है बेसिकली मेडिटेरेनियन या मैं कहूं भूमध्य सागर, और याद रखिए ये जो जिब्राल्टर की संधि है, हमेशा याद रखिएगा ये संधि जो है इस स्थान पर एक पहाड़ के माध्यम से बनी है और इस छोटी सी स्ट्रिप को ओन करता है ब्रिटेन। अब यहां समझिए कि ब्रिटेन वो साम्राज्य था जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ऐसा कहा जाता था कि इसका सूर्यास्त नहीं होता। आप पाएंगे कि ब्रिटेन की कोई ना कोई कॉलोनी, कोई ना कोई उपनिवेश में हमेशा सूरज चमकता रहता था। अब समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ये देश जिसका सूर्यास्त कभी नहीं हुआ करता था, वो देश केवल और केवल एक द्वीप तक सीमित रह गया। कैसा लगता होगा उस देश को। और याद रखिए, वो देश वापस से इस शक्ति को गेन करने का प्रयास जरूर करता है और इसी कारण आप पाएंगे कि वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स पर ब्रिटेन मौजूद है। ध्यान से देखिए, याद रखें कि वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता है, आइए इसे मुख्य मैप से देखते हैं। याद रखें, ये जो आपको वर्ल्ड का जितना ट्रेड दिख रहा है, ये है बेसिकली एशिया वाला पार्ट। आप पाएंगे एशिया वाला पार्ट में कि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहीं पर विश्व की लगभग 65% जनसंख्या रहती है। 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड यूज्ड टू लिव इन द एशियन और एशियन रीजन। इतनी बड़ी जनसंख्या कुछ ना कुछ तो खा रही है, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रही है। अब याद रखिए कि जब ये कंज्यूम करेगी तो प्रोड्यूसर कहां है, बना कौन रहा है? या तो चाइना बनाएगा और नहीं तो ये है प्रोड्यूसर नेशंस, ये है उत्पादक देश। और जब ये उत्पाद बनाएंगे, आईफोन आएगा, अगर यहां से कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो आएगी कैसे? सागरों के थ्रू। ट्रेड कहां से होता है? ओशंस के थ्रू। अब याद रखिए, ये ट्रेड जब होगा तो ये ट्रेड जिब्राल्टर वाले एरिया से होगा। और याद रखिए कि वर्ल्ड के जितने भी चोक पॉइंट्स हैं उस पर कहीं ना कहीं आपको ब्रिटेन जरूर दिखाई देगा। याद रखिए कि जिब्राल्टर की जो संधि है, जिब्राल्टर का जो स्थान है, इस संधि को ओन करता है बेसिकली कौन? ब्रिटेन। इस छोटे से टुकड़े को कौन ओन करता है? ब्रिटेन। अब याद रखिए कि ब्रिटेन जो है इस जल संधि से कंट्रोल करने की पावर रखता है। कंट्रोल करता नहीं है लेकिन पावर रखता है। जमीन है तो कभी ना कभी अपना बेस भी बना लेगा। क्लियर? अब यहां एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन निकल कर आएगा। याद रखें कि सभी लोग ये याद रखेंगे कि जिब्राल्टर की संधि जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ज्यादा पढ़ लिया तो याद रखेंगे कि ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। याद रखिए कि यहां अगर ब्रिटेन आ जाता है तो यस, ये ब्रिटेन और मोरक्को के बीच में भी है। यस, ये ब्रिटेन और स्पेन के बीच में भी है। यस, ये स्पेन और जो है मोरक्को और ब्रिटेन के बीच में, या आप मोरक्को कह लीजिए या आप अफ्रीका कह लीजिए। तो ये सारे डायमेंशंस आर राइट जिब्राल्टर जल संधि के लिए। पॉइंट क्लियर है? अब वापस आ जाएं। याद रखें कि अगर हम अपने मेन मैप पर वापस आते हैं तो आप चलते हुए कहां आ चुके हैं? अब आप आ चुके हैं भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर से आपको जाना कहां है? आपको जाना है इस स्थान पर। अब आप कैसे जाएंगे? तो याद रखिए कि यहां पर आपको एक संधि दिखाई देगी। ये संधि नहीं है, वास्तविकता में कैनाल है। इसे क्या कहा जाता है? याद रखिए, इसे स्वेज कैनाल कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर दिमाग पर सेटल डाउन कर लीजिए। ये जो स्वेज कैनाल है, ये जो स्वेज नहर है, ये बेसिकली कनेक्ट करती है किस किस को? ये कनेक्ट करती है भूमध्य सागर को किसके साथ? लाल सागर के साथ। याद रखिए कि ये जो सागर है इसे कहा जाता है लाल सागर। इस सागर को कहा जाता है बेसिकली क्या? खाड़ी। यानी कि ये बेसिकली पहले नाम यूज होता था फारस की खाड़ी, आज के समय इसके लिए नाम यूज होता है, एक सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि ये द गल्फ है, यानी कि ये खाड़ी है। ओके, तो इसे यहां पर जो है खाड़ी देश आते हैं। आइए इसे थोड़ा सा जो है जूम इन कर देखते हैं। आई थिंक आपको बेटर वे से समझ में आएगा। ये मैप जो है वो रफ मैप है। मैं इन सभी को फेयर कर आपको जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये अरब का प्रायद्वीप वाला पोर्शन है। इस प्रकार से आपको जो है वो अरब का क्षेत्र दिखाई देगा। अब यहां याद रखिए कि ये जो स्वेज कैनाल आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। इस प्रकार से याद रखें, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है स्वेज कैनाल। अब याद रखिए
कि भूमध्य सागर से चलते हुए सुएज कैनाल के माध्यम से आप कहां एंटर कर जाएंगे, आप लाल सागर में एंटर कर जाएंगे। अब यहां याद रखिएगा, आपको ऊपर सऊदी अरेबिया दिखाई देगा, इसके अलावा यमन, ओमान और इसके ऊपर फारसी खाड़ी दिखाई देती है। अब याद रखिए कि आप चलते हुए बाहर निकलेंगे, यहां एक जल संधि दिखाई देगी। याद रखिए, जल संधि को कहा जाता है बाब अल मंडेब की जल संधि। अब बाब अल मंडेब की जल संधि से यानी कि आप घुसे कहां से, या तो आप एंटर करे हैं रॉटर्स डैम से होते हुए, रॉटर्स डैम से होते हुए आप राइन नदी में आए, राइन से चलते हुए आप रोन में आए, रोन से चलते हुए आप लायंस की खाड़ी पर आए, अर्थात आप आए भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से आप सुएज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, यहां पर बाब अल मंडेब की खाड़ी से होते हुए आप एंटर कर जाएंगे। यहां पर इसे कहा जाता है अरब का सागर या अरेबियन सी। क्लियर? तो आप आ गए अरेबियन सी या अरब सागर में। अब इस मार्किंग में याद रखिए, यहां यमन है, यहां ओमान है। अब इसी के साथ आपको याद रखना है फारस की खाड़ी, यानी कि इसे द गल्फ भी कहा जाता है या केवल खाड़ी कहा जाता है। ये खाड़ी जो है वो कनेक्ट होती है, यहां सामने से अरब सागर है, अरब सागर का एक छोटा पार्ट है जिसे ओमान की खाड़ी कहा जाता है। यहां पर एक जल संधि है, याद रखिएगा, इसे हरमुज की जल संधि कहा जाता है। ये हरमुज की जल संधि काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का तेल यहां से आता है। अब याद रखिए कि हरमुज की जल संधि, और यहां से भी हम तेल लेते हैं, ऑब्वियसली इन दोनों ही क्षेत्रों से हमारे लिए तेल आता है, मुख्यतः यहां से आता है। अब फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी कह लें या अरब की खाड़ी कह लें, कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है? हरमुज। हरमुज ऊपर है, नीचे कौन सी है? नीचे है बाब अल मंडेब की संधि। क्लियर? अब आप यहां से चलते हुए कहां आ चुके हैं? अरब सागर में एंटर कर चुके हैं। अब आ जाए, याद रखिए कि इस प्रकार से आप पाएंगे कि आपने चलना यहां से स्टार्ट करा, यहां से चलते हुए आप जो है इस स्थान पर आए, आप यहां से चलते हुए यहां तक आए। अब इस एरिया के लिए आपको द्वीपों का क्रम याद करना होगा। क्लियर? आइए हम इस द्वीपों के क्रम को याद करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान से देखिए, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि यह है बेसिकली हमारा ग्रेट इंडिया। इस तरीके से चलते हुए आएंगे तो यह है इस्थमस ऑफ क्रा, ये है चाइना वाला पार्ट, ये कोरिया वाला पार्ट, और इतने की ही हमें आवश्यकता है। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए कि ये है अरब का प्रायद्वीप वाला पोर्शन और ये है अफ्रीका वाला पार्ट। क्लियर? अब ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर याद रखिए कि आपको ध्यान रखना है, यहां पर है बेसिकली क्या? श्रीलंका। क्लियर? अब श्रीलंका के बाद आपको याद रखना है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, आपको याद रखना है कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक संधि है, एक जल संधि है। याद रखिए इस जल संधि को क्या कहा जाता है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसे पाक जल संधि कहा जाता है। फाइन, तो याद रखें, आप चाहें तो पाक जल संधि से भी होकर आ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है पाक जल संधि। क्लियर? अब श्रीलंका के नीचे आप याद रखें, यहां पर आपको लक्षद्वीप दिखेंगे, लक्षद्वीप के नीचे जैसा मैंने आपको बताया यहां पर आपको मालदीव्स दिखेंगे, मालदीव्स के नीचे याद रखिए कि आपको इस स्थान पर जो है वो छागोस द्वीप दिखेंगे, छागोस के बाद यहां पर आपको सेशेल्स द्वीप दिखेंगे, और इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो आपको यहां पर मॉरिशस दिखाई देगा। क्लियर? तो इन द्वीपों का क्रम आई थिंक आपको क्लियर है। अब मान लेते हैं आप चलते हुए आए और आपको यहां एंटर करना है, ये कौन सा प्लेस है? तो याद रखिए ये है हमारा कलकत्ता वाला भाग, और जैसा मैंने आपको जो है वो पहले भी पढ़ाया है, याद रखिएगा यहां से चलते हुए जो है आप नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो स्टार्ट होता है कलकत्ता से, जाता है प्रयागराज तक, इस नेशनल वाटरवे में अपना शिप चलाते हुए जो है प्रयागराज तक आ पाएंगे। तो याद रखिए या तो एक ये रास्ता है। अब मान लेते हैं कि आप थोड़ा सा ऊपर जो है वो जाना चाहते हैं, तो याद रखिए पाक जल संधि से होते हुए आप आगे जाएंगे, और याद रखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर जो है वो इंडोनेशिया के द्वीप दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार से। याद रखिए ये जो द्वीप हैं, इन द्वीप के बीच में यहां पर आपको दिखाई देगा क्या? यहां पर आपको दिखाई देगा चाइना का चोक पॉइंट, और याद रखिएगा इस चोक पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेसिकली मलक्का की जल संधि या मलक्का स्ट्रेट। मलक्का जल संधि। क्लियर? अब यहां याद रखिएगा कि यहां आपको जूम करने की आवश्यकता है। चलिए इसे थोड़ा सा जो है हम छोटा कर दें, जिससे हम आगे जो है इसे कंटिन्यू यहां पर ड्रॉ कर सके। क्लियर? आइए समझते हैं इसे कुछ इस तरीके से। यहां आ जाए और याद रखें आपको इसके नोट्स भी इसी प्रकार से बनाने हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो स्थान है ये आपने देखा कुछ इस तरीके से जो है आपको दिखाई देगा। ये कौन सा प्लेस है? तो याद रखिए ये है बेसिकली मलेशिया वाला पार्ट। जस्ट अ सेकेंड, ये इस प्रकार से बनेगा थोड़ा।
ये है मलेशिया। क्लियर। अब याद रखिए कि इससे आगे जाएंगे तो यहां आपको जो है इंडोनेशिया दिखाई देता है। अब ये इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, तो आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा, ये है सुमात्रा। क्लियर। अब यहां याद रखिए, जानने योग्य इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा यहां पर बीच में एक द्वीप है, यहां पे बीच में एक नेशन है, इसे कहा जाता है सिंगापुर। अब याद कर लीजिए, रट लीजिए कि जो मलक्का की जल संधि है यह केवल और केवल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में नहीं है। क्लियर। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में दिखती है, परंतु मलेशिया का इंडोनेशिया वाला कौन सा पार्ट, इंडोनेशिया का सुमात्रा वाला पार्ट, तो मलेशिया सुमात्रा के बीच में है। अब यह भी याद रखिएगा कि यहां पर सिंगापुर है, तो यह भी कह सकते हैं कि मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, यह भी कह सकते हैं सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में है। क्लियर। और ये तो बनता हुआ स्टेटमेंट है कि सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है। अब यहां दूसरी काम की इंफॉर्मेशन याद रखें कि आपको जो है, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर यहां कौन सा जो है वो सागर दिखता है, इस स्थान पर कौन सा सागर दिखता है, और इस स्थान पर कौन सा सागर दिखता है। अब याद रखिए कि ये है पूरा का पूरा, मतलब इसे हटा देंगे तो ये है पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में यहां जो प्लेस आ रहा है, याद रखिए इसे कहा जाता है जावा सागर। जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लूं, इसे बेसिकली कहा जाता है जावा सी या जावा सागर। क्लियर। और याद रखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट बेसिकली है, कहें कि ये हिंद महासागर है, कहें कि ये बंगाल की खाड़ी है, या फिर कह भी सकते हैं कि ये अंडमान सागर है। तो याद रखिए कि यहां पर आपको अंडमान सागर दिखाई देगा। क्लियर। तो देखिएगा क्या क्या स्टेटमेंट बनते हैं और क्यों बच्चे का सिलेक्शन थोड़ा सा दूर रहता है, क्योंकि सतही तौर पर जब हम देखें तो ये केवल और केवल मलक्का संधि किसे कनेक्ट करती है, तो याद रखिए मलक्का की जल संधि बेसिकली प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को किससे कनेक्ट कर रही है, हिंद महासागर से। लेकिन यहां पर याद रखिए प्रशांत महासागर का कौन सा भाग, तो प्रशांत महासागर का आपको यहां पर जो है एक बड़ा पोर्शन जो होगा वो साउथ चाइना सी है, यानी कि दक्षिण चीन सागर है, इसे दक्षिण चीन सागर भी कहते हैं, दक्षिण चीन सागर। इसी प्रकार से याद रखिए इसका भी कौन सा सब सी, इसे कहा जाता है जावा सागर। इसी प्रकार से याद रखिए हिंद महासागर के लिए कि हिंद महासागर का कौन सा पोर्शन, तो बंगाल की खाड़ी कह लीजिए, या आप कह लीजिए बंगाल की खाड़ी के अंदर आने वाला कौन सा पार्ट, अंडमान सागर। क्लियर। तो ये याद रखिए कि मलक्का की जल संधि का जो है डायमेंशन कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए आप चलते हुए कनाडा से निकले, कनाडा से चलते हुए आप जो है वो ग्रीनलैंड आए, आइसलैंड आए, ब्रिटेन आए, रॉटरडैम आए, जर्मनी आए, या फिर जिब्राल्टर से आए आप मुख्यतः कहां पर, आप आए मुख्यतः मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर पर। फिर आप सुएज कैनाल का यूज करते हुए जो है, और याद रखिए सुएज कैनाल को कौन ओन कर रहा था, मैंने डायग्राम में बताया, इसे मिस्र ओन करता है, इसे इजिप्ट ओन करता है। अब यहां याद रखिए यहां से चलते हुए आप कहां पर आए, आप आए रेड सी में, रेड सी में आप बाब अल मंडेब की खाड़ी का यूज करते हुए जो है वो एंटर करे अरब के सागर में। इसी के ऊपर आपने जो है वो लाल सागर वाला पार्ट देखा, लाल सागर से आप होर्मुज से होते हुए आप टोटलिटी में कहां आ गए, अरब सागर में। फिर पाक की खाड़ी से होते हुए आप श्रीलंका को पार करते हुए आगे बढ़े, आप जो है यहां से इस संधि का उपयोग करते हुए जो है आगे जाएंगे। कौन सी संधि है, मलक्का की जल संधि, चाइना का चिकन नेक कह लीजिए या चोक पॉइंट कह लीजिए। अब यहां याद रखने योग्य बात है कि जो सुएज कैनाल है इसका कंस्ट्रक्शन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब हुआ था। अब याद रखिएगा कि सुएज कैनाल ने एक समय भारत को जो है वो बचाया था, किससे युद्ध करने से, पुर्तगाल से युद्ध करने से। याद रखिए कि जिस समय भारत ने जो है वो गोवा को ऑक्यूपाई करा, यानी कि गोवा को जीता, क्योंकि पुर्तगाली जो है वो गोवा छोड़कर नहीं जा रहे थे। याद रखिएगा कि पुर्तगाल की जो नेवल कमांड था ये निकला था भारत पर अटैक करने के लिए, और यहां कोई आपको नहीं बताएगा, एवरीवन यूज्ड टू क्रिटिसाइज नेहरू फॉर जम्मू एंड कश्मीर।
सभी लोग जो है जम्मू और कश्मीर के लिए नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं, पर कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता गोवा के लिए। याद रखें कि गोवा को जब हमने जो है वो कैप्चर करा, बेसिकली हमारा ही पार्ट था, हमने चाहिए था और हमारा ही होना चाहिए था, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी ये हमारा ही पार्ट था। अब जब इंडिया ने उसे ऑक्यूपाई करा, इंडिया ने जब उसे विन करा, तो यहाँ पे पुर्तगाल की जो सरकार थी उन्होंने इसे रेजिस्ट करा और पुर्तगाल से बिल्कुल नेवल कमांड निकला था भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। याद रखें कि उस समय नेहरू का चलाया हुआ एक मूवमेंट था नॉन अलाइन मूवमेंट, और याद रखेगा इसी नॉन अलाइन मूवमेंट या फिर कहें गुट निरपेक्ष नीति को में जो है वो शामिल होने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र था कौन? इजिप्ट। याद रखिए इजिप्ट से जो है नासिर, मैं एग्जैक्टली नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, जो है यहाँ के प्रेसिडेंट या पीएम थे नासिर, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था और यहाँ कहा था कि हम किसी भी विश्व के जो है पावर पूल का हिस्सा नहीं होंगे। और इसी के तहत जो है वो नासिर ने या हम कहें इजिप्ट ने कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, सुएज वाली, और इस कैनाल को ब्लॉक कर देने से जो शिप थे वो ट्रैवल करके यहां तक नहीं आ पाए थे, और यहां से पूरा ट्रैवल करके आ पाना ये वैल्यू फॉर मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता, इस कारण जो है इसे टाला जा सका। एग्जैक्टली ये एक रीजन था, बहुत सारे अदर भी रीजन थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण रीजन ये भी था। और ये भी कहा जाता है कि यहां पर जो है कैनाल बन जाने से, यहां पर जो है नहर बन जाने से हमारे जो पश्चिमी घाट के द्वीप थे, पश्चिमी घाट के खासकर बंदरगाह से ये स्वर्णिम कलर के हो गए थे, ये सोने के हो गए थे। कारण क्या था? तो याद रखिएगा कि इस स्थान से इजीली ट्रैवल करके जो है आप पश्चिमी देशों में साथ व्यापार कर पाएंगे। क्लियर? तो ये एक डायमेंशन क्लियर है। इसी के अलावा इसके साथ एक और डायमेंशन याद रखिएगा कि यहां पर ध्यान दें, और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं चाह रहा था कि इसे जो है वो वीडियो की स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस करूं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। याद रखिए ये जो नीचे आप द्वीप देख रहे हैं ये एक स्थान है बेसिकली। याद रखिएगा कि मानव का सबसे दक्षिणतम स्थान जहां मानव निवास करते हैं, इस स्थान को बेसिकली क्या कहा जाता है? इस स्थान को बेसिकली कहा जाता है टियारा डेल फ्यूगो। नाम नोट कर लें, दिमाग में सेटल डाउन कर लें। टियारा डेल फ्यूगो बेसिकली ये दक्षिणतम स्थान है जहां मानवीय अधिवास है। ये आता है बेसिकली साउथ अमेरिका में, ओन इसे बेसिकली करता है अर्जेंटीना। और याद रखिएगा कि दक्षिणतम स्थान जहां मानव का अधिवास है, और साथ में यहां से जो है एक स्ट्रेट होती गुजरती है। याद रखिएगा इस स्ट्रेट को, इस संधि को, क्या नाम है इस संधि का? तो रट लीजिए इसे कहा जाता है मैगलन स्ट्रेट या मैगलन जनसंधि। और याद रखिए मैगलन कौन था? मैगलन वो व्यक्ति था जिसने अर्थ को पूरा एक बार चक्कर लगाया सागरीय माध्यम से। याद रखें सागर से होते हुए, शिप से होते हुए पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था मैगलन। और मैगलन के लिए याद रखें कि मैगलन ने ही नामकरण बेसिकली करा था प्रशांत महासागर का। प्रशांत, मैगलन ने लिखा कि निकला था ये यूरोप से, यूरोप से निकलने के पश्चात ये अटलांटिक सागर से गुजरा। और याद रखिए कि जो अटलांटिक सागर है, हम आगे जब फिजिकल वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें डिस्कशन में आएगा कि याद रखिए कि मैगलन जब जो है वो मेडिटेरेनियन सी से होने के पश्चात बेसिकली ये पहुंचा कहां पर? अटलांटिक में। तो याद रखिए कि अटलांटिक में जो है इस स्थान पर आपको मध्य अटलांटिक कटक दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर आपको यहां मैप के माध्यम से समझाऊं तो याद रखिए कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो तट रेखा दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से आपको जो है तट रेखा दिखाई देगी। मान लेते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका की है और ये जो है वो यूरोप, और इस प्रकार से ये जो है वो अफ्रीका की तट रेखा है। अब याद रखें कि इसका जो बीच का स्थान है यहां पर आपको जो है वो मध्य अटलांटिक कटक दिखाई देगी। याद रखें कटक का मतलब क्या होता है? कटक का मतलब होता है छोटे कम हाइट के पर्वत जो पानी के अंदर एक चेन के रूप में उपस्थित होते हैं। याद रखें कि मैगलन ने लिखा कि जब मैगलन मध्य अटलांटिक कटक के पास थे, अर्थात अटलांटिक सागर से गुजर रहा था, उस समय जो है उसका शिप 11 फीट अप एंड डाउन होता था। आप पाएंगे उसका कारण यह है कि इस सागर के अंदर जो है इस प्रकार से आपको कटक दिखाई देती है, इस प्रकार से आपको पैरेलली रन होते हुए पहाड़ों की एक चेन दिखाई देती है। आपने इस क्वेश्चन को सेवरल टाइम सुना भी होगा, और नहीं सुना तो अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आप लोग का एंगेजमेंट अच्छा रहा बच्चों इस सीरीज में, तो आई यूज टू कवर कि ये जो कटक है, ये जो रिज है, इस रिज के कारण जो अटलांटिक सागर है उसके मध्य में जाने वाला शिप जो है वो 11 फीट अप एंड डाउन, जंप एंड बाउंस करता था। और ये बात मेंशन करी किसने?
ये मेंशन करी मैगलन ने कि यहाँ शिप जो है वो इतना ज्यादा अप एंड डाउन करता है, लेकिन जब मैगलन चलते हुए, याद रखिएगा कि इस स्थान पर पहुंचा, इस स्थान के पश्चात मैगलन की संधि से गुजरने के पश्चात जैसे ही ये एंटर करा कहां, प्रशांत महासागर में, इसने लिखा कि मैं ऐसे सागर में प्रवेश करा जो सागर बहुत शांत है, बहुत साइलेंट है, इसलिए इसका नाम रखा प्रशांत। कारण क्या है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर को एंडलेस सी कहते हैं। वैसे सामान्यता देखने पर हमें हर एक सागर जो है अंतहीन ही दिखता है, जो कि हमारा ह्यूमन विजन उतना ही होता है, पर याद रखें अगर आप इसे देखेंगे तो वास्तविकता में आपको इस सागर में पृथ्वी गोल होती हुई दिखेगी। आपको दिखेगा कि सागर जो है वो टर्न लेकर इस प्रकार से, आप इधर हैं और ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है, इतना बड़ा है प्रशांत महासागर। याद रखिए कि प्रशांत महासागर में जब ये एंटर करा तो उसके एंडलेस नेचर और उसके साइलेंट नेचर, उसके शांत प्रवृत्ति के कारण जो है नामकरण हुआ प्रशांत महासागर। मैगलन चला था और मैगलन ने डिस्कवर करा इस प्रकार से आते हुए। क्लियर? तो देखिए इस प्रकार से आपको ना वर्ल्ड मैप फिट होगा दिमाग में कि ग्रीनलैंड कहां है, आइसलैंड कहां है, नॉर्वे कहां है, स्वीडन कहां है, फिनलैंड कहां है, डेनमार्क कहां है, और ये जब आपके दिमाग में फिट होगा तो फिर आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी मैं फिर यहां पर जो है वो माउंटेन्स लेकर आऊंगा, लेक्स लेकर आऊंगा, और एक एक चीज जब मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा तो याद रखिए फिर आपके दिमाग में वो चीजें जो है वो परमानेंटली सेटल डाउन हो जाएंगी। बस देयर इज ओनली वन रिक्वायरमेंट, केवल एक आवश्यकता है, और ये आवश्यकता है कि आप इसे थोड़ा सा स्प्रेड करें, इसे थोड़ा सा जो है वो इसमें अपना एंगेजमेंट दिखाएं। ये जैसे जैसे बढ़ेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक स्थान पर इतना कंटेंट देखने को सामान्यतः नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब ये एक डायमेंशन हुआ कि मैगलन वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट यहां याद रखिएगा कि ये जो द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, चलिए इसे भी जो है हम यहां मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर हम जो है आगे जाएंगे। मैं यहां नेमिंग कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर मैं मैपिंग में नेमिंग इसलिए कर दे रहा हूं जिससे आप जब नोट्स इसे डाउनलोड करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसे कहा जाता है मिड पॉइंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखें जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम देखते हैं, आइए इसके बारे में। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से चलते हुए आएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, हमें इतने की अभी आवश्यकता है। ऑब्जर्वेंट एरिया है हमारा ये, तो हम इसे जो है वो मार्क कर लेते हैं। अब याद रखें कि आपको इस प्लेस में क्या क्या जानने की आवश्यकता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, याद रखिएगा इसे कहा जाता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अपने किस किस चीजों के लिए फेमस है, तो एक चीज तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में आपको साइलेंट वैली दिखाई देगा, कैलिफोर्निया में आपको सिलिकॉन वैली दिखाई देगा। सिलिकॉन वैली किसके लिए फेमस है, तो आईटी इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर डेथ वैली भी दिखाई देगा। डेथ वैली किसके लिए फेमस है, कि ये एरिया काफी गर्म है। तीसरा चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको लॉस एंजलिस दिखाई देगा। लॉस एंजलिस किसके लिए फेमस है, और साथ में ये भी याद रखिए, आप ये मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि बेसिकली लॉस एंजलिस किसके लिए फेमस है, हॉलीवुड सिटी किसे कहा जाता है। क्लियर? अब याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है वो मैक्सिको, माफ कीजिए, यहां पर आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखाई देगी। इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फाइन, जैसा मैंने आपको अभी स्टेटमेंट्स बताए, याद रखिए इन स्टेटमेंट्स को आपको मेंशन करना है अपने नोट्स में। इसके पश्चात यहां पर याद रखिए ये आपको दिखाई देती है, ये है बेसिकली मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब यहां याद रखिएगा कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से इसे नोट डाउन करेंगे। ये जो प्लेस आप देख पा रहे हैं, याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है फ्लोरिडा। क्लियर? कौन सा प्लेस है ये है फ्लोरिडा। कहां आता है, यूएसए में। क्लियर? अब ये याद रखिए कुछ इस तरीके से, यहां पर आएगी एक नदी। कौन सी नदी है, तो देखिएगा जब हम चलते हुए, पहले इस जियोपॉलिटिक्स को समझ ले, यहां के एरिया को समझ ले, फिर हम जो है इस पर डिस्कशन करेंगे। याद रखें ये कौन सी नदी है, तो इसे कहा जाता है मिसिसिपी नदी या मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी नदी या मिसिसिपी रिवर।
याद रखें कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये नदी अपना डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये भी याद रखिएगा, इसके एक तरफ जो है आपको फ्लोरिडा दिखाई देगा, और इसी प्रकार से याद रखिएगा आपको इसके एक तरफ जो है कुछ इस तरीके से आप आएंगे तो यहां आपको मैक्सिको दिखाई देगा। क्लियर? तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो है वो मैक्सिको दिखाई देगा, यानी कि ये मैक्सिको के बीच में है, फ्लोरिडा के बीच में, अर्थात यूएसए के बीच में है। यहां आपको जो है वो पूरा पोर्शन यूएसए का दिखाई देगा, ये यूएसए है, ये है बेसिकली यूएसए। ओके, अब याद रखें कि इस एरिया में आपको कुछ द्वीप दिखाई देंगे, कोशिश करें कि इसे याद करें। ये कहलाते हैं वेस्ट इंडीज के द्वीप। आ जाएं, यहां मैं इसे मेंशन करता हूं। अब सोचिए इसे कि इस एरिया को वेस्ट इंडीज क्यों कहा जाता है। क्लियर? इसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो पहली चीज याद रखें कि ये जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको, तथा याद रखें सेकेंडली ये फ्लोरिडा के बीच में आते हैं। अब इसमें याद रखिए, इसमें बहुत सारे नेशंस जाते हैं, बहुत सारे देश आते हैं। जैसे यहां आता है क्यूबा, यहां आता है बहामास, यहां आता है, इसके अलावा जो है वो आपको जमाइका दिखेगा। क्यूबा, बहामास, जमाइका, इस प्रकार के आपको द्वीप यहां दिखाई देंगे। अब यहां याद रखें कि इसे वेस्ट इंडीज क्यों कहते हैं। तो आइए इसे मेन मैप से देखते हैं। तो आई थिंक ये इतना आपको जो है वो समझ में आ चुका होगा। मैं कुछ चीजें आपको आपके दिमाग में सेटल डाउन करना चाहता हूं आज के इस वीडियो से। क्लियर? अब समझिए इस चीज को, याद रखें कि वो पश्चिमी देश, वो वेस्टर्न नेशंस जो ये प्रोक्लेम करते हैं कि सिविलाइजेशन या मैं कहूं डेवलपमेंट अर्थात विकास या संस्कृति, ये स्टार्ट हुई है बेसिकली कहां से? वेस्ट से। तो आप समझिए आज के समय जो नेशन सुपर पावर है इसे हम कहते हैं यूएसए। याद रखिए यूएसए इज अ सुपर पावर नॉट बिकॉज ऑफ, ना ही इस कारण से कि यूएसए के पास अर्थ का सबसे बड़ा नेवल कमांड है, एयर कमांड है या डिफेंस कमांड है। यूएसए अर्थ का सुपर पावर है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, याद रखिएगा, यूएसए का ट्रेड। अब इसमें दूसरा डायमेंशन याद रखें कि एक समय पर गुप्ता एरा में वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता था, याद रखिए उसका आज के समय जितना वर्ल्ड में ट्रेड होता है, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, बट उसका लगभग 25% जो है वो यूएसए के थ्रू होता है। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि यूएसए की करेंसी वर्ल्ड वाइड यूज होती है, इसलिए यूएसए सुपर पावर है। अब इसको समझिए कि भारत जो है एक समय पर गुप्ता काल में वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता था उसका 35% होता था इंडिया से। अब समझिए उस समय इंडिया कितनी बड़ी सुपर पावर होगा। अब समझिए कि गुप्ता काल से लेके जब तक भारत में जो है वो अंग्रेजों का आगमन नहीं हो गया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रीजन क्या था? रीजन था भारत के रिसोर्सेज। हर एक देश जो है वो भारत तक पहुंचना चाहता था, और इसी ने जन्म दिया यूरोप में जो है एज ऑफ डिस्कवरी को। याद रखें कि यूरोप से लोग चलकर भारत आना चाहते थे, और उस क्रम में उन्होंने आविष्कार स्टार्ट करे, और उस क्रम में उन्होंने जो है वो लार्ज साइज के बैम्बू शिप्स पे शिफ्ट करा, और ऐसे शिप जिसमें जो है वो कठोर लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो लंबे समय तक पानी में सरवाइव कर पाए, उस लकड़ी का उपयोग करके जहाजों का निर्माण स्टार्ट हुआ। और उस क्रम में जो है यहां से निकला था कोलंबस। और याद रखिए कि एक व्यक्ति यहां से निकला था वास्को डी गामा, जो भारत पहुंचने का अल्टरनेटिव पाथ ढूंढ पाया था। अब यहां समझिए भारत आने का एक अल्टरनेटिव पाथ जो है वो ढूंढ लिया था किसने? वास्को डी गामा ने। अब इसी प्रकार से भारत जाने के अलग अलग पाथ ढूंढने का क्रम स्टार्ट हुआ था, और याद रखिए उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था बेसिकली कोलंबस। और याद रखिए कोलंबस जो है अपना शिप लेकर निकला किसके लिए था? कोलंबस अपना शिप लेकर निकला था भारत का रास्ता ढूंढने के लिए, और उसे गलती से चलते हुए जो है कोलंबस यहां से आगे पहुंचा, और जाने के पश्चात जो है वो यहां पहुंचा। याद रखिए सभी को पता था पृथ्वी जो है वो गोल है, अगर हम चलना यहां से स्टार्ट करेंगे तो घूमकर पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे, घूमकर तक भारत तक पहुंच जाएंगे। अब इस क्रम में जब चलता हुआ कोलंबस आगे गया, हमें तब तक नहीं पता था कि ये देश यहां पर है, यहां कोई स्थलखंड है। यहां से चलता हुआ कोलंबस जब पहुंचा इन द्वीपों पर, तो कोलंबस यूज्ड टू थिंक कि मैं भारत पहुंच गया हूं, और मैं भारत के कौन से भाग में होऊंगा? तो मैं भारत के पश्चिमी भाग में होऊंगा, इसलिए नाम रखा गया वेस्ट इंडीज। और कोलंबस ने यह जगह खोज ली है, यह बताने के लिए कोलंबस ने जो है वो कुछ लोगों को पकड़ा जिसका नाम रखा गया रेड इंडियंस, और इसे लेकर जो है वो किंग के पास पहुंचा, और किंग ने इसे रेटिफाई कराने के लिए कि कोलंबस सही व्यक्तियों को लाया है या नहीं, उन लोगों को बुलाया गया जो भारत पहले गए थे। और जब उनको बुलाया गया तो दे यूज्ड टू से कि ये भारत जैसे नहीं दिखते। फाइन। और फिर यहां से जर्नी स्टार्ट हुई कि वास्तविकता में कोलंबस जिस एरिया से आया है वो एरिया कोई और ही द्वीप है
जो आज तक नहीं मिला। कोलंबस ने बताया कि एरिया काफी लंबा है और फिर इसे पूरी तरह से डिस्कवर करा किसने, अमेरिको वेस्पुची ने, और बेसिकली इस एरिया का नाम रखा गया अमेरिका। फिर यहां पर यूरोपियंस जाकर सेटल हुए, इस एरिया को ऑक्यूपाई करा, इस एरिया को घेरा, कवर करा, और फिर यूरोपियंस की कॉलोनी यहां बनी। और याद रखिए कि ये यूरोप के ही लोग हैं जो इधर रहते थे। अब जब यूरोप के लोग इधर रहते थे तो याद रखें कि धीरे धीरे करके यहां से संसाधनों का यूज करके उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करा अपने कॉन्टिनेंट का, और फिर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट बने। आप समझिएगा अंतर कितना बड़ा था उस समय भारत और यूरोप के बीच में, कि भारत आने की चाह में यूरोपियंस निकले और गलती से डिस्कवर करा किसे, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को। और आज उत्तर दक्षिण अमेरिका जो है विश्व को लीड कर रहे हैं और हम पीछे हैं। कारण क्या है? कारण है लैक ऑफ इनोवेशन। मैं किसी दिन जो है वो डिटेल में केस स्टडी के फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे इतना बड़े स्तर से भारत जो है वो विकासशील देशों तक सीमित रह गया। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, याद रखें, 300 सालों तक कोई इनोवेशन नहीं हुआ भारत में। क्यों नहीं हुआ? अंग्रेजों के कारण नहीं हुआ। फाइन। हमारे शिक्षा पद्धति को, हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज को, इंटरवेंशंस को स्लो डाउन रखा गया। याद रखें कि कभी समय मिले तो आप जो है रीड करिएगा कि भारत में जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसमें लिखा गया था कि डेलिबरेटली भारत के अंदर हिंदी में एजुकेशन को जो है वो मिनिमाइज करा जाए। हिंदी भाषा में अगर भारतीय पढ़ते रहे तो हमेशा उन्हें एहसास होगा। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो इस मैग्ना कार्टा को निकालकर रीड करिएगा। फाइन। इसे जिसने लिखा था उसके लेटर्स को रीड करेंगे, आप पाएंगे कि वहां मेंशन था ये बात कि भारतीयों को अगर ये समझाना है कि एग्जैक्टली इंडियंस आर अंडर द कॉलोनी ऑफ यूरोपियंस, अर्थात ये यूरोप के अंदर आते हैं, यूरोप ऊपर है, गोरे ऊपर है और इंडियंस ब्राउन्स नीचे हैं, ये एहसास दिलाना है तो पहले इन्हें इंग्लिश में एजुकेशन देना होगा। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि हिंदी में एजुकेशन होता है तो इंडियन जो है वो समझ जाते हैं जल्दी उस चीज को। फाइन। अब अगर हिंदी में ही एजुकेशन कंटिन्यू रहा तो इंडियंस के पास पहले से बहुत नॉलेज है, पहले से भारत में जो है हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, वो इजीली इंडियन समझते हैं और इसलिए जो है वो पश्चिमी शिक्षा पद्धति को उतनी तवज्जो नहीं देते। फाइन। तो ये डेलिब्रेट किया गया ऐसा कार्य था जिस कारण भारत में लगभग 200-300 सालों तक कोई इनोवेशन नहीं हुआ। और याद रखिए कि इनोवेशन ही किसी देश को जो है वो आगे बढ़ाता है। अब जब आप इनोवेशन करोगे, कोई नई चीज लाओगे, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, कोई नई चीज लाना, और एक बार आपने कोई चीज नहीं लाई, एप्पल की कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा क्या करा है? कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं करा एप्पल ने। याद रखें कि जितनी इंडिया की जीडीपी है उतना जो है वो नेटवर्थ है किसकी? एप्पल की। फाइन। अब ये कंपैरिजन वैसे बेसिकली रॉन्ग है। हमारी जीडीपी हमारी 1 साल की होती है और एप्पल की नेटवर्थ वो जब से बना है तब से है टोटल। फाइन। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन अगर आप सतही तौर पर करना चाहें, वैसे कंपैरिजन रॉन्ग है बट फिर सतही तौर पर करना चाहें तो इतनी बड़ी कंपनीज क्यों बन रही हैं? कारण सिर्फ एक है, इनोवेशन, नवाचार। और याद रखिए नवाचार कहां से आता है? ये नवाचार एजुकेशन से आता है। फाइन। अब सिर्फ टच स्क्रीन मोबाइल बनाकर कोई जीडीपी से बड़ी कंपनी बना ले जाता है तो एक छोटा सा इनोवेशन जो है वो गेम चेंज कर सकता है देश का। बस यही एक कारण रहा जो भारत पीछे रहा और ये देश आगे रहे। क्लियर? अब यहां याद रखिए मैगलन जो है वो टिएरा डेल फ्यूगो जो है अर्जेंटीना के अंडर में आता है, उसको अलग करता है। इसी प्रकार से यहां पर आपको जो है वो द्वीप दिखाई देंगे, इसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इसके ऊपर जो है आपको दिखाई देगा कि पोर्शन है। आइए इसे वापस से हम इस मैप पर आते हैं। याद रखें कि इसके ऊपर जो है आपको दिखाई देगा यहां पर कोई एक प्लेस है जिसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। अभी मैं इसकी मैपिंग नहीं कर रहा हूं। याद रखें कि यहां पर आपको जो है वो एक दूसरा सागर दिखता है, इसे कहते हैं कैरेबियन सागर। क्लियर? अभी मैंने इसकी मैपिंग नहीं कराई है। याद रखें कि यहां पर आपको एक जो है स्ट्रेट दिखाई देगा, इसी प्रकार से आपको यहां एक स्ट्रेट दिखाई देगा, यहां एक जलधारा दिखाई देगी, इसी प्रकार से यहां एक जलधारा दिखाई देगी। ये केवल और केवल जनरल इंट्रोडक्शन है आपके दिमाग में चीजों को फिट करने के लिए। नाउ आई थिंक आपको पूरे कॉन्टिनेंट एटलीस्ट सुपरफिशियली आपके दिमाग में बैठ गए होंगे कि हमें कहां पर किस कॉन्टिनेंट को इमेजिन करना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये बेसिकली कॉन्टिनेंट्स का एक सुपरफिशियल मैप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और इस प्रकार से आपने अभी एक जर्नी प्ले करी है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने जानबूझकर अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा है पूरा एक्सप्लेन करने से। मैं आपको आने वाले वीडियोस में, इन वीडियोस की संख्या जो है वो डिपेंड करेगी कि आप किस डेप्थ तक पढ़ना चाहते हैं। फाइन। तो अगर आप इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे
तो आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली काफी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारा नॉलेज है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। क्लियर? तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। आई होप आप इसे जो है वो शेयर जरूर करेंगे, ताकि हम और हमारी पूरी टीम मोटिवेटेड फील करे आप तक इस प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।